मुमकिन है नशे से मुक्ति, लेकिन सवाल यही उठता है कि आखिर इस नशे की लत हमें क्यों पड़ती है। कौन सी ऐसी स्थिति होती है, कौन से ऐसे कारण होते हैं जिससे नशे की तरफ आजकल बच्चों की बात करें, युवाओं की बात करें, महिलाओं की बात करें, हर वर्ग नशे की तरफ खिंचा जा रहा है। आखिर इसके पीछे क्या कारण है? नशे से ऐसी क्या चीजें मिलती हैं जो सामान्य जिंदगी में हमें नहीं मिल पाती? इस पर चर्चा हम करेंगे। हमारे साथ में है मनोचिकित्सक डॉक्टर प्रमोद गुप्ता। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। डॉक्टर साहब, हमारी ये पूरी मुहिम है कि जो नशे के दलदल में फंसे हुए लोग हैं, जिसकी वजह से घर परिवार समाज धीरे धीरे खोखला हो रहा है, उससे हम उन्हें निकाल सकें, मदद कर सकें। सवाल यही उठता है कि चूंकि आप मनोचिकित्सक हैं, ऐसी कौन सी हमारी मानसिक स्थिति होती है, जो दशा होती है, मनोदशा, जिसकी वजह से हम नशे की तरफ खिंच जाते हैं, या फिर कोई कारण देखते हैं आप जो नशे की तरफ खिंचता है युवा? देखिए ज्योति जी, जीवन में जो भी चीज़ें आप देखेंगे, कोई उत्साहपूर्वक रहे या प्लेजरेबल रहे, इसके लिए हमारे ब्रेन पे डोपामिन नाम के रासायनिक पदार्थ सिक्रीट होते हैं, और वो सिक्रीशन जो एक्टिवेट होते हैं उस प्लेजर को बार बार प्राप्त करने के लिए हम उसको चेस करने लग जाते हैं। आप अगर पॉजिटिव एस्पेक्ट में देखेंगे तो चाहे एक्सरसाइज हो, मेडिटेशन है, या फिर आप जुम्बा कर रहे हैं, एरोबिक्स कर रहे हैं, इसका ऑपोजिट, या फिर अभी नया जो है इंटरनेट एडिक्शंस हैं, ये इन चीज़ों में आप देखेंगे बार बार उस प्लेजर के लिए आप चेस करते जाते हैं। सेम चीज़, सेम पैटर्न जो है, आप कोई भी नशा करते हैं, चाहे चरस, अफीम, गांजा, भांग, ब्राउन शुगर, कोकेन, हशीश, इनफैक्ट यामू, कमांडर, तलब, सितारा, RMD, जो भी आप नशा बोले, ये नशा जब आप करते हैं तो आपको पहली बार में जो डोपामिन सिक्रीट होता है वो आपको एक प्लेजर फीलिंग देता है, जिसको हम एक चलतू भाषा में बोलते हैं कि हमें किक मिलती है। और उस किक को बार बार जब हम कंज्यूम करने लगते हैं तो वो डोपामिन जो रिसेप्टर्स एक्टिवेट होकर के कमज़ोर पड़ने लग जाते हैं, तो उसकी क्वांटिटी को हम बढ़ाते चले जाते हैं नशा को, और धीरे से हम उस पर निर्भर हो जाते हैं। उस निर्भरता के कारण पारिवारिक, सामाजिक और व्यावसायिक जिम्मेदारियों से हम दूर होते हैं। तब हमें समझ में आना चाहिए कि हम शायद तक नशे के आदी हो गए हैं। डॉक्टर प्रमोद, अगर हम बात करते हैं कि अगर इसकी लत के बारे में बात करते हैं कि ठीक है, शुरुआत में जिज्ञासावश भी कोई शुरू करता है या एंजॉयमेंट के लिए करता है, वहां तक बात समझ में भी आती है, लेकिन कौन सी ऐसी स्थिति है जब ये मानसिक रूप से कमजोर हो जाता है कि अब वो जो नशा है उसके ऊपर हावी हो जाता है, वो उसे बाहर ही नहीं निकल सकता। इस मनोस्थिति से बाहर निकालने की जो स्थिति होती है वो कितनी खतरनाक होती है? इसमें सबसे पहले तो ये जानना पड़ेगा कि हम नशे की तरफ आकर्षित क्यों होते हैं। एक समाज में एक ये भ्रांति है कि तनाव को दूर करने के लिए नशीले पदार्थों का सेवन कीजिए तो आपका मन हल्का हो जाएगा। आप इसमें कारण देखेंगे कि जैसे जिनके परिवार में माता पिता के बीच में सामंजस्य नहीं बनता है, या किसी के परिवार में ऑलरेडी शराब पीने की या दूसरे नशा करने की आदत पड़ी हुई है, या फिर हस्बैंड वाइफ की रिलेशनशिप अच्छे नहीं है, या जॉब में आप सेटिस्फाइड नहीं है, या किसी तरह की भी लाइफ में क्राइसिस रहती हैं। अगर आप नहीं भी रहते हैं तो समाज में इस तरह के हमारे पीयर ग्रुप्स रहते हैं, वो हमें मोटिवेट करते हैं कि शायद तक आप इसको लोगे तो आपकी इस तरह की जो नेगेटिव थॉट्स है उसको आप थोड़ा सा रिलैक्स कर सकते हैं। तो इस तरह से मैं ग्रेजुअली उसकी तरफ आकर्षित होता चला जाता हूँ। अब इससे अगर कहीं मान लीजिए, मेरा ये कहना रहता है कि भाई आप नशा अगर करते भी हैं, मैं उसको प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, अगर आप करते भी हैं तो आप कभी उसे तनाव के क्षेत्र, जब आप तनावग्रस्त रहते हैं तब आपको नहीं करना चाहिए। आप रिक्रिएशनल के लिए करते हैं, वो भी क्षणिक जानकारी लेने के पश्चात। क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि कई बार हम ये देखते हैं कि लोग नशे के बारे में जानकारी ही नहीं होती और हम गलती से पीयर ग्रुप्स में आकर के ट्रैप हो जाते हैं। मेरा ये कहने का मतलब है कि अगर कहीं इसमें पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल या हमारे साथियों का रोल होता है कि कोई भी चीज़ को आप कर रहे हैं उनकी आपको संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए कि आपके मन के लिए, शरीर के लिए कितना नुकसानदायक है। क्योंकि आप देखेंगे बायोलॉजिकल चेंजेस हैं, साइकोलॉजिकल चेंजेस हैं, सोशल चेंजेस, ये तीनों का इम्पैक्ट नशे के ऊपर में बहुत मेजर रोल प्ले करता है। ये कैलाश जुड़ चुके हैं रायपुर से हमारे साथ में। कैलाश, स्वागत है आपका, पूछिए सवाल। सवाल करें जी मैडम, ये पूछ रहा था, 30 साल हो गए मेरे को। हाँ, 30 साल हो गए। हाँ, सवाल पूरा करें। हाँ,
रहे पता नहीं है ना एक बालक है। चलिए, इनका सवाल जहां तक मैं समझ पा रही हूँ प्रमोद जी, उनका कहना है कि एक लंबा समय 30 साल तक अगर किसी लत में आप हैं तो क्या ये संभव है कि ये लत छूट सकती है अगर चाहे? बिल्कुल। देखिए, नशे को छोड़ने का सबसे बड़ा एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर ये है कि अगर आप मोटिवेटेड है उस चीज़ से दूर होने के लिए, अगर आप आपका विल इतना, इंद्रियाएं इतनी अटल हो गई, आपने दृढ़ निश्चय ले लिया कि मुझे इस चीज़ से मुक्ति पानी है, तो फिर आप उनसे जो होने वाले कष्ट है या उनसे जिनसे आप जुड़े हुए हैं उन चीज़ों से आप दूर होते चले जाएंगे, तो डेफिनेटली थोड़ा कष्ट तो आपको होने वाला है। और अगर उस कष्ट को मैं टॉलरेट करता हूँ मेरी हेल्दी लाइफ के साथ कंपेयर करते हुए, तो शायद तक मुझे उससे निजात या मुक्ति मिल सकती है। डॉक्टर प्रमोद, सबसे बड़ा सवाल यही है कि आजकल का जो आंकड़ा है, थोड़ा सा मैं आंकड़ों पर भी चर्चा करूंगी कि क्या कहता है नशे का ये आंकड़ा, कितना डरावने वाला बात है। एक तो ये, जब आपने कहा कि जानकारी होनी चाहिए, हर पैकेट पे लिखा रहता है, सारी जानकारी होती है, उसके बाद भी इतनी कमजोरी होती है हमारी कि हम उसको लिए चले जाते हैं, बावजूद उसके हमारे शरीर के अंग जो है वो आगे चल के खराब हो जाते हैं। कितने आंकड़े हैं और डराने वाली स्थिति बताना कितना जरूरी है ऐसे समय में? डेफिनेटली मैडम, जो आंकड़े आप है कि जैसे आप देखेंगे कि आज से ठीक 1.5-2 साल पहले 50% लोग ही नशे की तरफ आकर्षित थे, जो जाकर के 52% मेल्स में हो गया है टोटल। ये 10 ईयर्स टू 70 ईयर्स का डेटा है ये। और आप सेकेंड देखेंगे 35.2% फीमेल्स इसमें कंज्यूम कर रही है, जिसमें 18% जो है वो 18 साल के आसपास के आयु के बच्चे कर रहे हैं, और 10 ईयर्स टू 17 ईयर्स में 1.3% है। आप ये डेटा अपने आप में एक बहुत हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है कि समाज को और हर व्यक्ति को इसके लिए जागरूक होनी चाहिए, जिसमें आप देखेंगे कि 2012 का NCRB का डेटा है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का, कि 6,000 मिलियन लीटर शराब पी गई थी, जबकि 2015 में 19,000 लीटर शराब पी गई है। तो आप इससे समझ सकते हैं कि इसमें कौन से वर्ग को लूम है। पहले तो इसे आप जो अच्छा इनकम वाले रहते थे पहले वो नशा करते थे, अब आजकल नीचे से लेकर एज ग्रुप की कोई रोल नहीं रह गया है, जेंडर का कोई रोल नहीं रह गया है। हर कोई व्यक्ति जो है अपने आप को रिलैक्स पाने के लिए, प्रतिस्पर्धा की ज़िंदगी में अपने आप को कहीं ना कहीं कमज़ोर पाते हैं, वो कॉन्फिडेंस उनका कम पाते हैं, आत्म मूल्यांकन नहीं कर पाते हैं, उनका सेल्फ एस्टीम कम हो जाता है। तो ये शायद तक इन चीज़ों के आधार लेकर के उसको करना चाहते हैं। बिल्कुल। सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यही है डॉक्टर प्रमोद कि इतने सारे लोग, जैसा कि आंकड़ा बता रहा है, क्या इन सबको इस लत से बाहर ला पाना मुमकिन है? एक परिवार की कितनी जिम्मेदारी है और कैसे वो आप तक अप्रोच करें या ऐसे डॉक्टर्स के पास या ऐसे सेंटर तक पहुंच पाए, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है। बिल्कुल ज्योति जी, सही बात है। जो चीज़ों को मैं अपनी क्लिनिक में प्रेफर करता हूँ वो सिंपल है कि जितना आप अपने मुंह से अपने बच्चों को या अपने क्लोज वंस को जागरूक करेंगे। एक सबसे पहली बात होती थी कि हम सेक्स के बारे में डिस्कस करते थे तो हमें समाज से बिल्कुल अलग समझा जाता था कि ये थोड़ा सा अलग प्रकार के लोग हैं, कि ये इनको ज़्यादा फास्ट फॉरवर्ड हो रहे हैं। लेकिन लिटरेसी रेट और ग्लोबलाइजेशन इतना फास्ट हो रहा है कि पेरेंट्स ही अगर या क्लोज रिलेटिव्स अगर कहीं उनको गाइड नहीं करेंगे तो डेफिनेटली कुछ ऐसे व्यक्ति या ऐसे समाज के लोग उनको गाइड करें, शायद तक वो गुमराह हो जाएं। तो अगर कहीं आप शराब के बारे में, सिंपल सी बात है कि अगर अपने बच्चे को मैं बताता हूँ कि नशे से शारीरिक व मानसिक नुकसान क्या क्या हो सकता है, देखिए मैं उसे मना तो नहीं कर सकता, मैं कुछ भी नहीं कर सकता क्योंकि वो मुझसे दूर रह रहा है, बच्चे हायर एजुकेशन के लिए बाहर जा रहे हैं। मैं सिर्फ उन्हें एजुकेट कर सकता हूं ताकि वो अपने शरीर का और मन का नशे से होने वाले दुष्प्रभाव से वो बच सकें या अपने आप को संभाल के रख सकें। मेरे ख्याल से यही एक बेस्ट वे है जिससे अपन सेफ्टी के लिए यूज़ कर सकते हैं। आप उसको इस प्रकार से नहीं, जैसे आप देखते हैं कि मैं बताता हूँ कि भाई पार्टीज़ में आप जाते हैं तो आपको एक डेट रेप करके कंडीशन होती है कि जिसमें आप पार्टीज में जाते हैं और वो ऑपोजिट सेक्स पार्टनर की ग्लास पे कुछ ऐसे टैबलेट्स डाल देते हैं, रैम्फेनॉल या कुछ ऐसे टैबलेट जिसके कारण आपको वो फेज ही लॉस हो जाता है। तो आप इनसे बचें कि अगर आप पार्टीज में जा भी रहे हैं तो आप अपने ड्रिंक से संभल के रहें कि आप किसी को, चाहे कोल्ड ड्रिंक हो चाहे और भी कोई ड्रिंक हो, या आप मॉकटेल्स ले रहे हैं, आपको संभल के रहना है कि आप अपनी ग्लास को अपने पास रखें या तो उसको ख़त्म करके उठें। क्योंकि ये कंडीशंस हैं जो मुझे ही
अपने क्लोज वंस को, अपने डॉटर को, अपने सन को, अपने नीस को, नेफ्यू को, फ्रेंड्स को इन चीज़ों से जागरूक करना ज़रूरी है, ताकि अंतिम निर्णय वो संभल के ले सकें कि उन्हें जीवन को किस तरीके से जीना है। बिल्कुल डॉक्टर प्रमोद, और ऐसे कुछ टिप्स अगर पेरेंट्स बातचीत कर रहे हैं, कुछ ऐसे टिप्स दे रहे हैं, तो मुझे लगता है कि उनके अपने जो है ऐसे समय में उन चीजों को याद भी अगर कर लेते हैं तो काफी हद तक अपने आप को नियंत्रित कर लेते हैं। शीशर जुड़ चुके हैं राजनांदगांव से। बताएं शीशर, क्या सवाल है आपका? चलिए, संपर्क टूट गया है। यहाँ पर दूसरी जो अहम भूमिका होगी कि मान लीजिए परिवार वालों के कारण या खुद से मोटिवेट होकर अगर वो चाहते हैं इस लत से बाहर निकलना और अप्रोच करते हैं मनोचिकित्सक से या सेंटर से या डॉक्टर्स के पास में, तो फिर आप लोग किस तरीके से उनकी हेल्प करते हैं, क्या प्रक्रिया होती है? इसमें क्या होता है, जैसे आपने पॉइंट को उठाया कि एक सामाजिक दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट है, दूसरा एक मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट है, और तीसरा ये है कि एक मनोरोग विशेषज्ञ से इम्पोर्टेंट है। तो इसमें ये 3 तरह की जो एरियाज हैं, ट्रीटमेंट पार्ट में बायो साइको सोशल मॉडल यूज़ किया जाता है। बायोलॉजिकली मतलब ये है कि जब पेशेंट एडमिट होते हैं तो एटलीस्ट मान के चलिए कि 10 दिन या हफ्ते भर के आसपास तक हम डिटॉक्सिफाई करते हैं उन्हें। दवाइयों के आधार पे जो शराब से या दूसरे नशीले पदार्थों से होने वाले छोड़ने के पश्चात या कम करने के पश्चात शारीरिक कष्ट होते हैं, जैसे ज़बान में तोतरापन या फिर हाथ पैर में कंपन होना, एक जगह स्थिर नहीं बैठना, या फिर उन्हें कानों में विभिन्न तरह की काल्पनिक आवाज़ें सुनाई देना, या भयभीत पना लगना, या अपने पत्नी के चरित्र पे शंका करना, ये इस तरह की चीज़ें जो हैं वो साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स में देखी जाती हैं। बायोलॉजिकल में जब हम डिटॉक्सिफाई करते रहते हैं तो ये विड्रॉल सिम्टम्स के अंदर में हम देखते हैं। और उसके बाद सेकेंड स्टेज में आते हैं कि हम उनको एंटाब्यूज यूज़ करते हैं, कि जो उनकी क्रेविंग रहती है, बार बार उस समय के साथ या उस जगह के लिए वो आकर्षित होते हैं और पुनः वह उत्तेजित होते हैं कि नहीं मुझे भी करना ही पड़ेगा। तो उस क्रेविंग के लिए कुछ मेडिसिन आती हैं, वो मेडिसिन यूज़ करते हैं। जैसे आप देखेंगे कि अल्कोहल के लिए हम डाइसल्फराम यूज़ करते हैं, या ओपियम के लिए ब्यूप्रोनॉर्फिन है, या उनके एक नेल्ट्रॉक्सोन है, नेलॉक्सोन है, ये इस तरह की कुछ मॉलिक्यूल्स यूज़ करते हैं जिससे उनका क्रेविंग मैटर कम हो जाए। ऐसी कंडीशन में जब हॉस्पिटलाइज करने की जरूरत हो, मनोचिकित्सक की जरूरत हो, तो इसको किस तरीके से इस लत से बाहर लाने के लिए किस किस वर्ग की भूमिका है? यानी कि मनोचिकित्सक, मनोवैज्ञानिक, परिवार या फिर काउंसलर, मतलब ये पूरा टीम वर्क हो सकता है, किसी एक के भरोसे आप नहीं छोड़ सकते ये चीज। बिल्कुल, आपने ज्योति जी बिल्कुल ठीक कहा। जैसे मैंने पहले बार में आपको बताया था कि जब हम डिटॉक्सिफाई करते हैं तो जब पेशेंट को विड्रॉल सिम्टम्स लेते हैं, ये यूजुअली साइकेट्रिस्ट के अंदर होते हैं और फिजिशियन के अंडर होते हैं, क्योंकि कई बार विड्रॉल भी रहते हैं, वो कॉम्प्लिकेटेड विड्रॉल रहते हैं जिसमें लीवर काफ़ी कॉम्प्रोमाइज रहता है, सिरोसिस रहता हुआ है, तो उस समय में आपको एक सुपरविजन भी मेडिकल का चाहिए रहता है। सेकेंड एस्पेक्ट रहता है, जब हम डिटॉक्सिफाई करके निकल जाते हैं बाहर, एंटाब्यूज भी स्टार्ट कर देते हैं, तो फिर साइकोलॉजिस्ट का रोल मेन आता है, कि जहाँ पे साइकोलॉजिस्ट जो है अगर पेशेंट के प्रॉब्लम के हिसाब से, अगर आप देखेंगे कि उनको एसर्टिव ट्रेनिंग देना है, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी देना है, फैमिली काउंसलिंग करना है, ग्रुप थेरेपी देना है, अल्कोहल एनोनिमस ग्रुप्स के लिए उनको प्रिपेयर करना है, और एक जागरूकता फैलानी है कि ये कहाँ तक आपके शरीर के लिए फ़ायदेमंद, नुकसान, और परिवार के लिए, समाज के लिए है। इनके साथ सामाजिक कार्यकर्ता भी जो है, साइकेट्रिक सोशल वर्कर, इनकी भी एक बहुत बड़ी भूमिका होती है, काउंसलर्स की भी एक भूमिका होती है। तो जिसमें ये PSW जो रहते हैं, साइकेट्रिक सोशल वर्कर, ये फील्ड में जाकर के उनकी फैमिली की स्टडी करते हैं कि उनकी इकोनॉमिक कंडीशन कैसी है, वो जिन लोगों के साथ बैठ रहे हैं वो कितने लोग उनके ग्रुप में नशा कर रहे हैं, ऐसे कौन से प्रोफेशन में है जिसके अंदर में सब के सब ये चीज़ों में लगे हुए हैं। तो फिर हम पेशेंट्स को गाइड करने में हेल्प करते हैं, कि सलाह देते हैं कि भाई आप इन चीज़ों से दूर रहेंगे तो शायद तक आपको वह कंडीशनिंग वाला जो फैक्टर है जिनसे आप जुड़े हुए हैं, आपको फिर से वो फीलिंग नहीं आएगी। और काउंसलर्स जो मेन रहते हैं वो फैमिली काउंसलिंग के ऊपर में काम करते हैं। कई बार जो रहते हैं हमारे पेरेंट्स रहते हैं या मैरिड है तो वाइफ हैं, ये बहुत हद तक फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, क्योंकि आप हर तरह से उनको समझाने की कोशिश करते हैं और क्लाइंट जो है, पेशेंट समझने की कोशिश नहीं करता है, तो ये फ्रस्ट्रेशन जो है वो पूरा नेगेटिविटी एनवायरनमेंट फैमिली में ले आता है। तो अगर वो छोटा भी अच्छा काम कर रहा है तो भी हम उसको हमेशा नेगेटिव एस्पेक्ट से देखते हैं, और वह चीज़ें साइकिल में आ जाती हैं
धीरे धीरे वो सोसाइटी से अलग हो जाता है, फैमिली से अलग हो जाता है। तो ये चीज़ें हमें ध्यान में रखना पड़ता है कि साइकोलॉजिस्ट, सोशल वर्कर और साइकेट्रिस्ट, देन ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, यस एक ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट भी होते हैं जो उनको वापस से रिहैबिलिटेट, पुनर्वास करने की कोशिश करते हैं कि आप अपने व्यवसाय के हिसाब से, क्योंकि इसमें क्या होता है कि आपकी कॉग्निटिव स्किल्स भी खराब होती हैं, सोचने समझने की क्षमता में भी फर्क आता है, याददाश्त में फर्क आता है, तो और आपके कोऑर्डिनेशन जो रहता है बराबर से चीज़ों को तालमेल करने का शारीरिक रूप से, वो भी गड़बड़ होता है। तो इन चीज़ों के लिए ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट भी काफ़ी रोल प्ले करते हैं। तो ये पूरी टीम जो है, ये मैं अपनी संस्था में इनके आधार पे हम पेशेंट को नशा मुक्ति के लिए हेल्प करते हैं। और लेकिन इम्पॉर्टेंट ये है कि कई बार मुझसे रिलेटिव्स पूछते हैं कि डॉक्टर साहब आप पैसा कितना भी ले लीजिए लेकिन इनको नशे से दूर कराइए। लेकिन मैं आज भी, और अभी आप 1 घंटे पहले जब मैं क्लिनिक से आया तब भी मैंने रिलेटिव को यही बोल के आया, आप जबरदस्ती एडमिट कराएंगे तो मैं नहीं समझ सकता कि वो छोड़ेगा। जब तक लेकिन चैलेंज तो यही है ना डॉक्टर साहब कि जिसको नशे की लत लगी हुई है, जो नशे में डूबा ही हुआ है, वो बिल्कुल नहीं चाहेगा कि वो उसको बाहर लेके जाया जाए। और परिवार के लोग अगर जबरदस्ती ले भी जाते हैं तो क्या ट्रीटमेंट के बाद ऐसी कंडीशन होती है कि वो वापस फिर से चला जाए नशे में? उसके लिए आपको बहुत रेगुलर फॉलोअप्स रखने पड़ते हैं और उनको जो भी प्रॉब्लम्स, जिसको हम बोलते हैं स्लिप, कि वो स्लिप कर जाते हैं नशे की ओर वापस, तो उनको एक आत्मग्लानि या फीलिंग आनी चाहिए कि मेरे से गलती हुई है, या फिर वो आकर के अपने थेरेपिस्ट को बहुत क्लियरली इन्फॉर्म करे कि डॉक्टर साहब मैंने 2 बार लिया है। तब जाकर के हम ये देखेंगे कि ये 2 बार में क्या ऐसी कंडीशंस बनी कि ये पुनः वापस उस स्थिति पे या चले गए हैं, तो फिर हम उनको उसमें सलाह दे सकते हैं। डॉक्टर साहब ये तो वो कंडीशन है जब वो डॉक्टर से कंसल्ट कर लेते हैं, खुद से मोटिवेट होकर आ रहे हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो छोड़ना तो चाह रहे हैं नशा, लेकिन डॉक्टर्स के पास नहीं पहुंच पाते हैं या उनकी फैमिली उन्हें नहीं ले पाती है। तो ऐसे में धीरे धीरे खुद से ही इस नशे की लत से बाहर आए, उसके लिए कुछ टिप्स आप, मुझे लगता है कि आप बताइए कि वो खुद क्या करें, खुद मोटिवेट हो या उनके परिवार उनको हेल्प करें कि आप ऐसा ऐसा करिए तो शायद इस चीज से आप बाहर आएंगे, बजाय इसके कि नेगेटिव हम उनके ऊपर प्रेशर डालें। देखिए, इसमें ज्योति जी बहुत सरल सी चीज है। एक व्यक्ति जिसके जीवन में कोई लक्ष्य नहीं है, वह अपनी इंद्रियों पे काबू नहीं पा पाता है और इंद्रियों से दिख पाने वाली चीज़ों, हर चीज़ों की ओर आकर्षित होता चला जाता है। आज मैंने अगर कोई लक्ष्य रखा है कि मुझे इस चीज़ को प्राप्त करना है, इस वातावरण में कितनी भी नकारात्मक चीज़ें हैं, उसी प्रकार है कि एक तालाब में आप देखेंगे कि जल कुंभी या फिर काई पड़ी हुई है, तो आप उसको धीरे धीरे हटा करके आगे बढ़ रहे हैं और आप किनारा प्राप्त कर रहे हैं। लेकिन इतना धीरज, धैर्य, इन चीज़ों को अगर आपके पास है तो निश्चित रूप से एक अनुशासित ज़िंदगी अगर आप जीते हैं तो डिसिप्लिन लाइफ, ये चीज़ें आपको हेल्प कर सकती हैं इस नेगेटिव एनवायरनमेंट से बाहर आने के लिए। अब इसका मेरा कहने का तात्पर्य क्या है कि आप अगर अर्ली मॉर्निंग में उठते हैं, योगा करते हैं, जुम्बा करते हैं, एरोबिक्स करते हैं, तो देयर आर हैप्पी हार्मोन्स सिक्रीट होते हैं, एंडोर्फिन, एनकैफ्लिन, डोपामाइन, सेरोटोनिन, ऑक्सीटोसिन, ये कुछ हार्मोन सिक्रीट होते हैं जो मेरे मूड को हाई रखते हैं। तो आप दिन भर में जो नेगेटिविटी आने वाली है उसको टॉलरेट करने की आपके अंदर क्षमता पैदा होती है, या फिर आप अपने विचारों पे कंट्रोल करने के लिए मेडिटेशन कर सकते हैं, अपने श्वास पे नियंत्रण ला के आप अपने विचारों को नियंत्रित कर सकते हैं। तो शायद हम उस तरफ आकर्षित भी नहीं होंगे। वो पहले के समय में ये कहा जाता था, बुजुर्ग लोग कहते थे कि क्या टाइम पास फल्ली गरम। अब आज के समय में टाइम पास नशेबाज हो गया है कि आप कोई भी त्यौहार देख लीजिए, कोई भी अच्छे ओकेशन देख लीजिए या दुखद परिस्थिति देख लीजिए, हर चीज का एक ही इलाज है कि कुछ ऐसी चीजें लीजिए जिसमें आपका मन शांत हो जाए। डॉक्टर साहब, डाइट की कितनी बड़ी भूमिका है? क्योंकि ये देखा जाता है कि डाइट अगर आप अच्छी ले रहे हैं, क्योंकि शराब का या दूसरे नशे का जो असर शरीर पर होने वाला है, उससे बचाने के लिए क्या हम अपनी डाइट में कुछ चेंजेस कर लें तो शायद उसमें कुछ नुकसान हमारे शरीर को कम हो? क्या ये भी एक तरीका हो सकता है? बिल्कुल। ये अगर आप देखेंगे कि डाइट्स में आपको एकदम हेल्दी डाइट लेनी है, डाइट के साथ में एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। यही चीज आपको मोटिवेट करता है फिटनेस के लिए। जब आप इन चीज़ों में रहते हैं ना, तो आपके थ्रू में एक पॉजिटिव ऑरा बन जाता है और आप हमेशा पॉजिटिव बात करते हैं, तो आपके अंदर एक शक्ति पैदा होती है ना बोलने की, और अपने ग्रुप में भी आप ना बोलने की शक्ति पैदा होती है कि अगर आपको किसी ने ऑफर भी करते हैं तो आप सिंपल तरीके से बोल सकते हैं कि भाई आप ले सकते हैं, मैं नहीं ले रहा हूँ, बाकी जो कंट्रीब्यूशन होगा मैं देने को तैयार हूँ। तो ये चीज़ें
इन चीज़ों के आधार पे ये चीज़ों का जन्म होता है कि जितना आप पॉजिटिव रहेंगे, और भी चीज़ें हैं। नशा, मैं कहता नशा आप ईश्वर के भजन का कीजिए, नशा आप अपने मित्रता का कीजिए, नशा आप सुकून का लीजिए। ये एक नशा उस आधार पे ना लीजिए कि जो बाहरी चीजों पे निर्भर करता हो और आप उसका आनंद ले सकें। और सबसे बड़ा सवाल यही उठता है डॉक्टर साहब कि जो नशा पैसा भी बर्बाद कर रहा है, आपका शरीर बर्बाद कर रहा है, परिवार बर्बाद कर रहा है, उसे आप खुद से न्योता देकर लेकर आ रहे हैं और उसके बाद में सारी जिंदगी खत्म होने की कगार में है। तो बेहतर नशा कीजिए। जिंदगी अपने आप में एक बहुत खुशगवार नशा है। अगर इसकी अच्छी आदतों को आप शामिल करें तो हो सकता है इस नशे से आप बाहर आ जाएं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर प्रमोद जानकारी देने के लिए। नमस्कार।